तो हमने पिछली वीडियो में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली थी कि इसका जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है ये सबसे पहले IUCN ने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में जो डिटेल्ड बातें की गई थी वो किस रिपोर्ट में की गई थी, और कॉमन फ्यूचर नाम से जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 1987 में WCED के द्वारा। इस कमीशन को पॉपुलरली ब्रटलैंड कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्रटलैंड कमीशन। ठीक है, फिर अब इसके आगे चलते हैं। ये फिर से भी आ गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि ये जो रियो समिट 1992 में हुई थी, इसमें ये एजेंडा 21 की बात की गई थी। हमने पहले भी बात कर ली है कि एजेंडा 21 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी समिट में इसको लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप एक डिफरेंस याद रखिए। एक ये रिपोर्ट है आर कॉमन फ्यूचर, ये आर कॉमन फ्यूचर वर्ड ये कब आया था? 1987 में आया था। और एक है द फ्यूचर वी वांट। क्या है? द फ्यूचर वी वांट। ये याद रखिए, आर कॉमन फ्यूचर 1987 में यानी कि ये ब्रटलैंड कमीशन से जुड़ा हुआ है। और द फ्यूचर वी वांट इसकी बात हुई थी रियो 20+ में। ठीक है, अब ये रियो 20 सम्मेलन क्या था? 2012 में रियो डी जेनेरियो में इस 1992 में जो समिट हुई थी रियो समिट, इसके 20 साल पूरे होने पे फिर से रियो समिट का आयोजन किया गया। कब? 2012 में। और इसमें एक मैनिफेस्टो लाया गया, एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लाया गया जिसका जो टॉपिक था वो था द फ्यूचर वी वांट। हम जिस तरीके के बदलाव चाहते हैं, हम भविष्य में जो बनना चाहते हैं, अपने जो कुछ भी इन्वायरमेंट को अच्छा करना चाहते हैं, जिस तरह का हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, वो सब कुछ द फ्यूचर वी वांट, वो फ्यूचर जो हमें चाहिए, उसके बारे में बात की गई थी। किसमें? 2012 के रियो समिट में। तो आर कॉमन फ्यूचर जो है वो रिलेटेड है ब्रटलैंड कमीशन 1987 से, और जो द फ्यूचर वी वांट रिलेटेड है वो है 2012 के रियो 20 समिट से। ये वही फिर से आ गया। सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे ब्रटलैंड। आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ये हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो मैंने वो पहले से अंडरलाइन कर रखा है जो आपके लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो उसी से रिलेटेड एक संस्थान है, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंडिया में कहाँ पे है? तो ये है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। इम्फाल जो हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। इम्फाल में क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इम्फाल में है। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 2014 से 2023 को एक पूरा सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा? UN के द्वारा। UN ने सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2023 इन 10 सालों को सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड कर दिया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, फिर ये वही आ गई हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये आपको मैचिंग में या फिर डायरेक्ट इसका ईयर पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए ये किससे रिलेटेड है, या ब्रटलैंड से रिलेटेड है, या फिर ये रियो समिट से रिलेटेड है, या फिर ये जोहान्सबर्ग समिट से रिलेटेड है। तो ये सीधे पूछा जाए आर कॉमन फ्यूचर क्या है? ब्रटलैंड से। बार बार आपका रिवीजन हो रहा है, बार बार आपके सामने आएंगी चीज़ें तो याद होती चली जाएंगी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें रटना है, नहीं रटना नहीं, आप पढ़ते जाएंगे आराम से याद होती जाएंगी। फिर देखिए वही आ गया एजेंडा 21। कहाँ पे? मैंने पहले भी बताया 1992 के रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास की प्राप्ति करने के लिए एक योजना बनाई गई थी जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है। यानी 21वीं सदी के लिए जो एजेंडा था वो कब आया था? 1992 में रियो के समिट में आया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट डेज हैं जिनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि PCS के प्रीलिम्स में और लोअर PCS में इसमें तो पूछता ही है ये काफ़ी बार, पिछले 2-3 साल से पैटर्न बन गया है कि आपसे ये डेज पूछे जाते हैं। लोअर PCS में भी एक अच्छा खासा लेवल आ सकता है, तो इसमें भी ये मैच द फॉलोइंग में ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये आसान है, सबको पता होगा। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन।
ठीक है, जो रिलेटेड था वेटलैंड्स थे। तो अभी आपको बताना है कि इंडिया में टोटल वेटलैंड्स कितनी है। अभी ये करंट अफेयर में एक नई ऐड हुई है, तो वो ऐड होने के बाद टोटल कितनी हो गई है और जो ऐड हुई है वो किस स्टेट में ऐड हुई है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेज। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये रिलेटेड है सीवी रमन से। रमन इफेक्ट जिन्होंने खोज की थी उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 28 फरवरी 1930 को। 1930 को उनको नोबेल मिला था। तो इसी डेट को रमन इफेक्ट उन्होंने 1928 में खोजा था। फिर उसके 2 साल बाद उनको मिल गया था नोबेल। उनकी याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। फिर यह है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। ये आपके लिए ज़रूरी है। ये लोअर पीसीएस में इन्वायरमेंट में अगर आ सकता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी है, इसकी एक है। साइंस एंड टेक में ये भी हो सकता है। ठीक है, तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये हो गया। फिर उसके बाद है विश्व वानिकी दिवस। ये कब है? ये है 21 मार्च को। अब ये देखिए लाइन से 3 दिवस है। विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को, विश्व जल दिवस है 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस है 23 मार्च को। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये याद रखिए 22 मार्च। और 22 अप्रैल को क्या होगा? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। ठीक है, और 22 मई को क्या होगा? ये होगा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्या? बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये 22 जो है 22 मार्च को होगा आपका वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को होगा विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, और 22 मई को होगा बायोडाइवर्सिटी डे, वो आगे आ जाएगा। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। ईयर आपको बताना है कब हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 7 मार्च, क्योंकि इसी तारीख को WHO की स्थापना हुई थी। फिर जल संसाधन दिवस, वाटर रिसोर्सेज डे 10 अप्रैल को है। विश्व पृथ्वी दिवस, ये देखिए आ गया 22 अप्रैल, ये 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक, फिर ये विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। ये सीक्वेंस में 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और फिर जैव विविधता दिवस। हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है पृथ्वी पर रहने के लिए, और जब हम रहेंगे तो एक बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। इसको ऐसे याद रखते हैं कि हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पृथ्वी पर रहना है, और हम पृथ्वी पर बने रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी। तो ये हो गया 22 मार्च विश्व जल दिवस, ये हो गया 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, ये हो गया 22 मई जैव विविधता दिवस। ठीक, आगे चलते हैं। तंबाकू मुक्ति दिवस, ये है 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू मुक्ति दिवस। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन, अब तो लगभग सबको जुड़ गया होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अब आपको ये बताना है कि पहला जो फर्स्ट इन्वायरमेंट डे है, पहला पर्यावरण दिवस किस साल मनाया गया था, कब? ऑप्शन सुन लीजिए, 1972, 1973, 1992 और 2014। ये हैं आपके 4 ऑप्शन, आप टिक करिए। अभी मैं आगे आपको बता भी दूंगा। फिर आते हैं विश्व महासागर दिवस, ये 8 जून को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जो है ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है। हमारे पास बहुत कम जल उपयोग के लिए बचा है, हम बहुत ही ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, तो भूगर्भ जल पर भी आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। और फिर आता है 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु, यानी कि डिजर्टिफिकेशन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, जी हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे रेत बढ़ती जा रही है। मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, वो है 17 जून को। फिर विश्व जनसंख्या दिवस, ये 11 जुलाई को है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा क्या हुआ था इस दिन कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा? ये आपको बताना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। ठीक, विश्व ओजोन दिवस, ये भी लगभग सबको पता होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। कब विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को।
और ये हमारी जो ओजोन है ये किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी पर आने वाली यूवी रेस को रोक लेती है, जिससे पृथ्वी हमारी सुरक्षित बनी रहती है, इस पर रहने वाले लोग अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। फिर है विश्व शाकाहार दिवस, यह है 1 अक्टूबर को। अब लोअर पीसीएस में एक टॉपिक क्या है? एक है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको आपदा नियंत्रण पढ़ना है। ये डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो आपको विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखना जरूरी है। ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। अब कैसे याद रखेंगे? देखो, 2 अक्टूबर को हुआ था गांधी जी का जन्म। ठीक है, गांधी जी ने दुनिया को बहुत सारी आपदाओं से बचा लिया था उस वक्त, अहिंसा का मार्ग अपना करके। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह लगा के कुछ भी बना करके ट्रिक याद कर सकते हैं कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी महीने में मनाया जाता है जिस साल गांधी जी पैदा हुए थे, उनके पैदा होने के 11 दिन बाद। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस के 1 महीने बाद विश्व खाद्य दिवस। ठीक, फिर है विश्व राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। ये हम कौन से महीने में ये राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाते हैं? ये अक्टूबर से नवंबर के बीच, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर को ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व शौचालय दिवस। फिर ये जरूरी है आपके लिए, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इससे भी रिलेटेड है। आपदा नियंत्रण जब आप पढ़ेंगे, आपदा नियंत्रण दिवस जो है ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। और जो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। उसके पीछे की कहानी ये है कि इसी डेट को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीकेज हो गया था, जिसमें हज़ारों लोग मर गए थे, अनफॉर्चुनेट डेथ थी वो। ठीक है, तो उसके बाद से प्रदूषण रोकथाम दिवस उसी डेट को मनाया जाने लगा। कब? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और ये जो वन महोत्सव है, ये किया मुंशी ने शुरू करवाया था 1948 में। तो ये जो वन महोत्सव है ये जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो होता है वो होता है वन महोत्सव। तो ये रहे आपके कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कई बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इनके आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। और ख़ासकर ये तो पता ही होना चाहिए। इसमें से बहुत से डेज हैं जो ज़रूरी हैं। इनमें कुछ एक की थीम्स भी ज़रूरी हैं, जैसे पर्यावरण दिवस की थीम ज़रूरी है, इसकी थीम ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी थीम ज़रूरी हो जाएगी। आपके वेटलैंड डेज की थीम काफ़ी बार पूछी जाती है। ये विश्व जल दिवस की पूछी जा सकती है, बायोडाइवर्सिटी डे की पूछी जा सकती है। तो आपको थीम्स भी उस साल की, इस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये देखिए आपकी रियो समिट पीछा ही नहीं छोड़ेगी। रियो समिट हुई कब थी? पहली 1992 में, जिसमें क्या एजेंडा 21 अपनाया गया था। ठीक है, तो रियो 10 कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, अब जोहान्सबर्ग में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इससे 10 साल पहले जो 1992 में हुई थी उसमें एजेंडा 21 था। अब इसके 10 साल बाद जो रियो 10 जोहान्सबर्ग में हुआ, उसने क्या किया कि हम इस एजेंडे को पूरा करने के लिए क्या लागू करेंगे? हम लागू करेंगे MDG, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। आपने SDG तो खूब पढ़ा है, इस पर क्वेश्चन भी तड़ातड़ दागे हैं आपने खूब। ये है MDG, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, क्या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। तो MDG जो था वो आया था रियो 10 में, और रियो 10 कब हुआ था? 2002 में। तो MDG कब आए? 2002 में आया। ठीक है, उसके बाद ये रियो 20 के बारे में एक बात है कि इसमें मेनली 3 जो चीज़ें थी उन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। रियो 20 कब हुआ था? 2012 में। क्या इसमें क्या था कि पॉवर्टी को हमें इरेडिकेट करना है, क्लीन एनर्जी रखनी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉवर्टी को ख़त्म करना था, क्लीन एनर्जी रखनी थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो 3 मोटो थे इस पर फोकस किया गया था रियो 20 में। फिर ये वही आ गया द फ्यूचर वी वांट, कब? रियो 20 में आया था।
और आर कॉमन फ्यूचर कब आया था? 1987 के ब्रेटलाइन कमीशन में। आर कॉमन फ्यूचर 1987 ब्रेटलाइन कमीशन, द फ्यूचर वी वांट 2012 रियो समिट में आया था। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट से ही एसडीजी को सहस्त्राब्दी एसडीजी लाए गए और एमडीजी को समाप्त करने की बात कर दी गई थी। ठीक है, तो एमडीजी जो था ये आया था रियो 10, यानी कि 2002 में जब एमडीजी आए, इनको ख़त्म करने की बात किसमें की गई थी? इसमें द फ्यूचर वी वांट रिपोर्ट में कर दी गई थी कि हम अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रायोरिटी देंगे। ठीक, उसके बाद हुआ क्या? 17वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015 में एमडीजी के स्थान पर एसडीजी 2030 को लागू करने का मनाया गया, प्लान कर लिया गया कि अब हम एसडीजी 2030 तक लागू करेंगे। फिर वही आपने पढ़ रखा होगा पेरिस सम्मेलन, जिसमें एसडीजी कितने? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बात की गई थी। अब ये देखिए वही वो आ गया जो मैंने अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 1973 में, क्योंकि 1972 में एक सम्मेलन हुआ था। कौन सा? जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। कौन? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लेने के बाद देशों ने निश्चित किया कि हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और कब पहला मनाया गया? 1973 को। और डेट क्या थी? वो थी 5 जून को। अब हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद ये क्यू है ग्रीन आर्मी प्रोग्राम। ग्रीन आर्मी जो है ये किसने बनाया था? ऑस्ट्रेलिया। इनका काम क्या था? ये ग्रीन आर्मी जो थी ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती थी। फिर ये आप इनका नाम याद रखिए, मसानोबू फुकुओका। ये बहुत ही ज़्यादा बल देते हैं प्राकृतिक कृषि पर, ऑर्गेनिक कृषि पर, नेचुरल फार्मिंग पर। ये बहुत ही इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कह दिया जाता है। किसको? प्राकृतिक कृषि से रिलेटेड कौन है? मसानोबू फुकुओका। फुकुओका जो थे वो नेचुरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक, फिर ये आ गया विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू कब हुआ था। ठीक, ये फिर वही मैंने अपने रिवीजन के लिए एक लाइन में नीचे लिख रखा था। एजेंडा 21 हम बात कर चुके हैं कब? 1992 में रियो समिट में। एसडीजी लक्ष्य कब आए थे? 2015 में। और एमडीजी हमने अभी ऊपर बात की है। एमडीजी कब आए थे? उनको हटा करके कब एसडीजी लाया गया? ये सब। ठीक, ये एमडीजी 2002 में, ये आपको हमने यहाँ पे बात की थी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अभी आ गए हम कहाँ पे? पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इसको समझ लेते हैं। बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल ही है। हम आसपास जहाँ रहते हैं उसके बारे में ही जानना समझना वो ये होता है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये पूरा आपका पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण। इसमें ये हैं जीव, इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में जिस साइंस में हम लोग बात पढ़ते हैं वो उसको कहते हैं हम क्या? इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी से पहले शब्द था एक ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओइकोलॉजी, चूँकि ओइकोलॉजी से ही इकोलॉजी बना, तो ये पूछा जाता है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। कब दिया था? 1866 में। ठीक, ये है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को जाता है। क्योंकि इन्होंने कब किया था? 1866 में कर दिया था, जब हम लोग अपने 1857 के संग्राम में यहाँ लड़ रहे थे। उसके कुछ सालों बाद अर्नेस्ट हैकल वहाँ पे पारिस्थितिकी के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ पे? जर्मनी में। फिर ये एक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, लेकिन पारिस्थितिकी के जनक जिनको माना जाता है वो यूजीन ओडम को माना जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस शब्द के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। जैसे इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, वैसे इकोसिस्टम दिया था टांसले ने। इसने इनको ऐसे भी कहीं कहीं लिख के आता है, आर्थर टांसले, एजी टांसले, एजी टांसले। तो इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम किसने दिया था? आर्थर टांसले ने।
ठीक, इसमें ये डाइट सीधे यही पूछ लेते हैं आपका ये शब्द किसने दिया था और ये शब्द किसने दिया था। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एलन का नियम। एलन का नियम ये है, इन्होंने जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर गई है, ये आपके साइबेरियन रीजन है, तो इन्होंने सॉरी फिर से कहाँ चला गया, ये साइबेरियन रीजन। एलन का जो नियम है वो कहता है कि जो गर्म क्षेत्रों में जानवर रहेंगे और जो ठंडे क्षेत्रों में जानवर रहेंगे उनमें एक अंतर होगा। गर्म क्षेत्रों में जो जानवर रहेंगे वो अपनी जो उनकी जो बॉडी डिज़ाइन होता है उसमें जो उनके अंग होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होंगे, जो ठंडे प्रदेशों में रहेंगे, उनके जो बॉडी का वो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो छोटा होगा, जैसे उनके कान छोटे होंगे। क्यों होंगे उसका रीज़न इन्होंने बताया था, ठीक। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के ये अंग बड़े नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि छोटे अंगों से शरीर की ऊष्मा की हानि कम होती है। अब वो ठंडे प्रदेश में रह रहा है, उसको चाहिए शरीर में कि गर्मी बनी रहे, ठीक, ताकि वो ठंड से मर ना जाए। तो एनर्जी को एक तरीके से स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए उसके जो कान होते हैं, पूँछ होते हैं, वो छोटी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक। यह एक जैविक नियम है जो बताता है कि ठंडे वातावरण में रहने वाले गर्म रक्त वाले जानवरों के शरीर के अंग जैसे कान, आँख, पाँव, पूँछ आदि छोटे होते हैं। छोटे कहाँ होंगे? ठंडे वातावरण में। और गर्म क्षेत्रों में ये बड़े होंगे, क्योंकि इससे उनकी जो ऊष्मा का जो हानि है वो बची रहती है, हीट को बचाने के लिए। उसका उदाहरण ये है कि जो हमारी आर्कटिक लोमड़ी होती है, जो आर्कटिक रीजन में रहेगी, उसके जो कान और पैर हैं वो छोटे होंगे कंपैरेटिवली इक्वेटर के पास रहने वाले, गर्म प्रदेश में रहने वाले जानवर से, आर्कटिक लोमड़ी और रेगिस्तानी लोमड़ी में। तो रेगिस्तानी लोमड़ी के कान बड़े होंगे और आर्कटिक लोमड़ी के कान छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे उसके बारे में बताया था एलन महोदय ने, इसलिए उसको एलन का नियम कहते हैं। ये एक फैक्ट है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है ये वाटर से है। 71% जो है वो वाटर है और 29% जो है वो है लैंड। ये फिर से वही जो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, जीवी और अजीवी, वही जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक के बारे में, ठीक है। वो आप अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मिल जाएगा। अब वो जो जीवी घटक थे, यानी कि बायोटिक जो एलिमेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनको हमने क्लासिफिकेशन, उनका जो वर्गीकरण है उनको क्लासिफाइड कर दिया है। किस में किया है? उत्पादक में, उपभोक्ता में और अपघटनकर्ता में। इसमें 3 पार्ट में हमने उनको बांट दिया है। 3 पार्ट्स में ये एक है, एक तो क्या है, प्रोड्यूसर, ठीक है, और एक कंज्यूम करने वाले और एक डिकम्पोज करने वाले, ठीक। तो सबसे पहले उत्पादक के बारे में बात कर लें। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक, इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे क्यों आते हैं? क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऊर्जा का संचयन करते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। तो हरे पेड़ पौधे ही फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो उत्पादक जो है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। अब हरे पौधे जो खाना बनाते हैं, इन पे जो आश्रित रहते हैं लोग, हाँ, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो खाना बनाते हैं, इसलिए उनको प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। अब चलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को भी कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। ये प्रथम श्रेणी, ये है द्वितीय श्रेणी और ये है तृतीय श्रेणी। पहले समझ लेते हैं उपभोक्ता ही कौन होता है। इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं, ठीक। उपभोक्ता में जो हरे पौधों से खाना खाते हैं वो आते हैं, और जो दूसरे जीवों को ही खा लेते हैं वो भी आते हैं। इसीलिए इसका ये कैटेगराइजेशन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में किया गया है, ठीक। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर करते हैं, ठीक। अब ये उपभोक्ता के टाइप्स देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, इसमें वो आते हैं जो भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी कि आपके क्या, शाकाहारी।
जो आपके प्रथम श्रेणी है उसमें आपका आता है हर्बीवोरस, शाकाहारी। और जो द्वितीय श्रेणी है इसमें वे आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त कर सकते हैं। ये है प्रथम श्रेणी, इसमें आ रहे थे शाकाहारी, गाय, बकरी, भैंस, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा। अब इनको जो खा लेता है वो आता है द्वितीय श्रेणी में, जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, ये सब जो है ये द्वितीय श्रेणी के हैं। ये खाते हैं मांस, यानी कि ये कार्निवोरस हो रखते हैं। अब आते हैं इनसे भी खतरनाक, थर्ड डिग्री देने वाले, यानी कि तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। वे क्या खाते हैं, वे जो इनको भी खा लेते हैं, जो मांस खाते हैं उनको भी खा लेते हैं। इसमें कुछ चिड़िया होती हैं जो जैसे बाज, चील, ये सब जो है ये लोमड़ी, भेड़िया, बाघ, इन सबको मरे हुए को खा लेते हैं। जैसे सांप हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब खाते हैं। तो ये एक हायरार्की है, हम हरी सब्जी खाएंगे, हम हरी सब्जी खाने वालों को खाएंगे, हम हरी सब्जी खाने वालों को भी खा जाएंगे, ये है। अब ये जो तृतीय श्रेणी है इसमें कुछ एक पैरासाइट्स नाम से भी आते हैं और प्रेडेटर्स भी आते हैं। अब पैरासाइट्स किसको कहते हैं? पैरासाइट्स वो चीज़ें होते हैं, जैसे ये एक जानवर है, इस पे एक जीव है, वो इस पे रह करके भोजन प्राप्त कर रहा है इससे, तो वो पैरासाइट हो गया। इनको कहते हैं परजीवी, यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाले, दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। अब ये आते हैं प्रेडेटर्स। ये फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेडेटर्स। इनको कीस्टोन स्पीशीज भी माना जाता है। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्रेडेटर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। प्रेडेटर्स में आपका वो टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, लेपर्ड आ जाएगा, और ये आ जाएगा, बियर आ जाएगा। ये सब आपके प्रेडेटर्स हैं जो हंट करते हैं, इनको हंटिंग स्पीशीज कहते हैं। फिर एक कैटेगरी ओमनीवोरस, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खा जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके जीवी घटक के 3 पार्ट होते हैं। हमने उत्पादक पढ़ लिया, हमने उपभोक्ता पढ़ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी डिकम्पोजर्स पे, अपघटनकर्ता पे। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है। प्रकृति का नेचर्स एक्सवेंजर्स, उसने खुद अपने सफाई कर्मियों को बना दिया है। ये अपघटनकर्ता जो हैं ये मरे हुए पौधे एवं जंतुओं को खा करके पृथ्वी को साफ कर देते हैं। कोई जानवर मर गया, वो पड़ा हुआ है, तो वो पड़ा नहीं रहेगा जीवन भर ऐसे ही कि उसने अपना पहले जीवित रहते हुए जीवन जिया, अब वो मरते रहते हुए एक जीवन अपना पूरा काटेगा, नहीं। ये जो होते हैं फंगस और बैक्टीरिया, कवक और जीवाणु, ये उस जानवर को धीरे धीरे ख़त्म करके चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? कार्बनिक यौगिकों में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मिनरल्स और फास्फोरस वगैरह, कैल्शियम वगैरह में इसको तोड़ देते हैं, जिससे आपकी पृथ्वी साफ हो जाती है। और इसीलिए इनको कहा जाता है प्रकृति का मेहतर। यानी ये अब मृत पौधों एवं मरे हुए पौधों एवं जंतुओं को साफ करके उनका अपघटन करके पृथ्वी को साफ बनाए रखते हैं। यानी कि ये एक, जैसे वो है ना स्वच्छ भारत अभियान, हाँ, वैसे ये जो अपघटन करता है ये स्वच्छ पृथ्वी अभियान चलाते हैं। कौन सा अभियान? स्वच्छ पृथ्वी अभियान। तो ये स्वच्छ पृथ्वी अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रकृति के मेहतर स्कैवेंजर्स के नाम से जाना जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पहले जान लिया, पारिस्थितिकी के बारे में जान लिया। फिर उसके जो घटक होते हैं कौन कौन से, बायोटिक और अबायोटिक, ये हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, वो आप देख लीजिएगा। इसलिए हमने डिटेल में बहुत बात नहीं की, हम आ गए सीधे बायोटिक पे। बायोटिक के 3 पार्ट हैं, 3 टाइप। एक तो आपका उत्पादक है, हरे पौधे, उपभोक्ता जो इनको खाते हैं। फिर उपभोक्ता के अंतर्गत कुछ श्रेणियाँ बांट दी गई हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, वो हमने पढ़ ली। फिर यहाँ पे पैरासाइट्स देख लिया, प्रेडेटर्स देख लिए, ओमनीवोरस सबको पता ही होता है। फिर हमने ये अपघटनकर्ता को देख लिया जो कि स्कैवेंजर्स बोले जाते हैं। अब ये वही बायोटिक हम पढ़ चुके हैं। अबायोटिक कंपोजिट्स, अबायोटिक में अजीवीय घटक को भी 3 में बांटा गया है। एक तो है अकार्बनिक, जिसमें आपकी मिट्टी आ जाएगी, पानी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हैं अकार्बनिक पदार्थ। फिर इसमें आ जाएंगे आपके कार्बनिक, ठीक। इसमें क्या है, जो आपके जानवर मर जाते हैं उनको जो ये डिकम्पोज कर देते हैं, उससे एक प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे यूरिया बनता है या ह्यूमस मिलता है, जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है।
ठीक। और जब ये फिर से हरे पौधे फिर से ग्रहण कर लेते हैं और वो फिर से यूज़ कर करके अपने लिए भोजन बना लेते हैं। तो कार्बनिक घटक जो हैं वो डिकम्पोजर्स बना देते हैं और वो फिर से आपके लाइफ साइकिल में धीरे धीरे आने लगते हैं। फिर हैं कुछ भौतिक घटक जिसके में आपकी टेम्परेचर, हवा, ये सब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाएगी। ठीक। अब ये याद रखिए, एक होती है खड़ी अवस्था। ये भला क्या चीज़ है? इसमें आपको स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज कर सकता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहेगी उससे उस पारिस्थितिकी तंत्र की खड़ी अवस्था कहेंगे। किसकी निश्चित समय में मात्रा उपस्थित रहे? अजीवी पदार्थों की, एबायोटिक की, ना कि जीवी की नहीं। अजीवी पदार्थों की जो निश्चित मात्रा एक समय पे उपस्थित रहती है पारिस्थितिकी तंत्र में, उसको क्या कहते हैं? खड़ी अवस्था। अब आते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें कई इकोसिस्टम हैं अलग अलग तरीके के, वहाँ पे कई तरीके के चीज़ें रहती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और भोजन करते हैं आपस में। कौन भोजन करते हैं? ये सब लोग। तो इनमें एक सीक्वेंस बनता है, जिसका एनर्जी का। इससे बनती है फूड वेब, जिसमें होते हैं कई सारे फूड चेन। जैसे ये थी भाई साहब घास, बकरी ने घास को खाया, ठीक ठीक, भेड़िए ने बकरी को खा लिया, भेड़ियों को बाघ ने खा लिया। ये एक आपकी फूड चेन बन गई, ठीक है। दूसरी फूड चेन क्या हो सकती है? ये थी गाजर, गाजर को खाया आपने, ठीक, एक ये भी बन गई। या फिर ये है गाजर, गाजर को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को खाया कुत्ते ने, कुत्ते को खाया भेड़िए ने, भेड़िए को खाया बाघ ने, बाघ मर गया, उसको डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोज करने के बाद जो ह्यूमस वगैरह बना वो फिर से गाजर में आ गए। ये एक साइकिल बन गया। क्या बन गई? चेन। तो ये है फूड चेन के बारे में बात करें। अब जब ऐसे एनर्जी चलती है फूड चेन में चलती है, तो जितनी इसके पास है इसका कितना 10% ही यहाँ आएगा। अब जो इसके जितने पास है उसका 10% ही आगे जाएगा। अब जब इसके जितने पास इसकी एनर्जी जितनी है उतनी इसके आगे जाएगी 10%। इसको कहते हैं 10% का नियम। ये एक साइंटिस्ट हुए थे लिंडमैन, उन्होंने दिया था। तो ये इसको कहा जाता है लिंडमैन का 10% का नियम, जिसमें ये होता है कि जो एनर्जी आगे बढ़ रही होगी वो केवल 10% हिस्सा अपने साथ आगे लेकर के जाएगी। इसको पढ़ लेते हैं। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का एक प्रवाह होता है और यह एक ही दिशा में होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। ठीक, ये वही है। फूड वेब के बारे में बात कर ली है, वही रिलेटेड है ये सब। इससे ये इतना कुछ खास है नहीं इसमें। आपको ये बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना है कि 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन साइंटिस्ट ने। ये जैव संचयन और जैव आवर्धन के बारे में है। इसका क्या कहना होता है? इसका कहना होता है कि ये आपका एक फूड चेन है। यहाँ पे सबसे नीचे आपके ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं या केमिकल्स हैं ये आए, ये धीरे 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 ऊपर चलते रहेंगे और सबसे ऊपर वाली स्थिति पे जो है, सबसे ऊपर जो आपका वो है कंज्यूम करने वाला जानवर या जो भी सबसे ऊपर बैठा है, जैसे मान लीजिए प्रेडेटर में आपका बाघ है सबसे ऊपर, तो ये ऐसे ही स्थिति ऊपर उठते जाएंगे और यहाँ पे पॉल्यूटेंट सबसे ऊपर अपना एकत्र हो जाएंगे। ठीक, ये लेखपाल में आया था। किस में आया था? अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये देखिए, ये जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं। ठीक, इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। अब भाई साहब ये सब चीज़ें BSC DDT ये सब बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। ये किसी के अंदर चली जाएंगी तो ख़त्म नहीं होंगी। ख़त्म इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ये जो होते हैं ये होते हैं वसा में घुलनशील। अब ये जब शरीर में आपके जाएंगे तो आपके फैट में स्टोर हो जाएंगे और वो निकलेंगे ही नहीं। ये देखिए, कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं
और जैसे ही ये आपके बॉडी में जाएंगे या किसी भी जीव की बॉडी में जाएंगे तो ये फैट टिश्यू में एकत्रित हो जाते हैं, इनसे होता है कैंसर। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो आप ये एग्रीकल्चर करते हैं इसमें आप अपने केमिकल्स का यूज़ कम करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ध्यान दें। क्यों ध्यान दें? क्योंकि जो इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, उनमें जो कीटनाशक पदार्थ हैं वो आपकी वसा में मिल जाएंगे और उससे आपको हो जाता है कैंसर। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है डीडीटी। डीडीटी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि ये है क्या, ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन डिग्रेडेबल है। तो ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। आगे चलते हैं। ये ऊष्मागतिकी के नियम है कि ऊर्जा ना बनती है ना उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। इससे अभी तक तो फिलहाल कोई क्वेश्चन एनवायरनमेंट में नहीं बना। ये आपका वही आ गया लिंडमैन का 10% का नियम। ये काफ़ी ज़रूरी है, जिसके बारे में हमने यहाँ भी कहीं बात की थी। ठीक है, जब हम फूड चेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब ये एक संगठन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तो आपको इस तरह के भी याद रखने, जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा यूनेप स्थापना कब हुई थी? 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नाइरोबी। अब नाइरोबी कैपिटल कहाँ की है ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो सर्च कर लीजिए गूगल पे, आजकल सब मिल जाएगा। बुक्स भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर चैट जीपीटी पे देख लीजिए तो वो आपको मैप वगैरह भी बना करके दे देगी। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड्स के बारे में।